हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैंसर। बहुत ही डेंजरस और आज के टाइम पे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बन चुकी है। मिलियंस ऑफ पीपल एनुअली इससे सफ़र करते हैं एंड मिलियंस ऑफ पीपल एनुअली इस डिजीज़ की वजह से डाई कर जाते हैं। कोई श्योर ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है और बहुत ही डेंजरस डिजीज़ आज के टाइम पे ये बनी हुई है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। तो देखो, कैंसर होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, सेल से ही हमारे टिश्यू ऑर्गन बॉडी बनी हुई है। इन्हीं में से कोई सेल अगर एबनॉर्मल हो जाए, एबनॉर्मल कंडीशन में अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन करने लगे, यानी बिना किसी कंट्रोल के वो डिवाइड करती रहे और इस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। अभी इसका और डिटेल में डिस्क्रिप्शन लेंगे, पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कैंसर होता क्या है। किसी भी एबनॉर्मल सेल्स के अनकंट्रोल डिवीज़न की वजह से कैंसर होता है। देखो, हम जानते हैं कि सेल साइकिल, सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड फिनोमिना होता है। क्यों होता है? सेल साइकिल के बारे में हम जानते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, इस तरह के फेजेस होते हैं और इन फेजेस के बीच में लगे होते हैं चेक पॉइंट्स। और इन चेक पॉइंट्स का काम क्या होता है कि जब भी कोई सेल एबनॉर्मल हो जाए, कोई डीएनए में प्रॉब्लम हो जाए या सेल में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, तो उस सेल के डिवीज़न को वहीं रोक दिया जाता है, जिसको रेगुलेटरी मैकेनिज्म कहते हैं। तो कैंसर सेल में ये जो चेक पॉइंट्स है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल अनकंट्रोल डिवीज़न करने लगती है। क्लियर? तो चलिए कैंसर का इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं। है क्या? इट इज uncontrolled proliferation of abnormal cell due to breakdown of regulatory mechanism। हम जानते हैं कि सेल साइकिल कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड वे में डिवीजन करती है, लेकिन यहाँ पे ये जो रेगुलेशन चेक पॉइंट्स है वो सब क्या हो गए हैं? ब्रेकडाउन। सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन is highly controlled and regulated। यही रेगुलेशन कैंसर सेल में नहीं मिलेगा। तो कैंसर सेल एक नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंट होती है? क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी आ जाती हैं जो हार्मफुल होती हैं, जो नॉर्मल सेल से डिफरेंट होती है? आइए एक बार वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, हाउ अ कैंसर सेल डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल। देखो स्टूडेंट, जो नॉर्मल सेल्स
होती है ना, उनमें सारे प्रोसेस नॉर्मली चल रहे होते हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और यही कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो कैंसरस सेल में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है जो कैंसर सेल में पाई जाती है, दैट इज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है हम ये भी समझेंगे। देखो, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो नॉर्मल डिवाइडिंग सेल्स होती है उनके जो आसपास की नेबरिंग सेल्स होती हैं वो उनके डिवीजन के ऊपर एक चेकिंग रखती हैं। अगर ये डिवीजन अनकंट्रोल्ड है या विदाउट किसी रीजन है तो इस डिवीजन को रोक दिया जाता है। सो नेबरिंग सेल्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड डिवीजन। लेकिन कैंसर सेल में तो ये प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी होती है, तो कोई भी सेल अगर अनकंट्रोल वे में डिवीजन कर रही है तो नेबरिंग सेल्स को कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में नहीं है। क्लियर? सो लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, हम यहाँ पे एक बार कांटेक्ट इनहिबिशन की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। कांटेक्ट इनहिबिशन, देखो कांटेक्ट इनहिबिशन में क्या होता है, नेबरिंग सेल्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स inhibits their uncontrolled proliferation or we can say division. This is called contact inhibition. कैंसर सेल में तो प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, तो एक ये सेल कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी जो है लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने अभी डिस्कस की है कि नॉर्मल सेल ग्रोथ कंट्रोल को जो ये कैंसरस सेल्स होती हैं वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, यानी कि जो नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल होती है उसको कैंसर सेल रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है और तभी उनका अनकंट्रोल डिवीजन रहेगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, they do not respond to normal growth control. Clear student? एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो कैंसर सेल में मिलती है, इनका लाइफ स्पैन फिक्स नहीं होता है, जबकि हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट सभी सेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल आरबीसीज की बात करें तो हमें पता है आरबीसीज का लाइफ स्पैन अराउंड 120 डेज और 4 मंथ के करीब का होता है। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो कैंसर सेल का लाइफ स्पैन बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइफ स्पैन is not fixed. Clear? एंड फोर्थ प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, जो कैंसर सेल है कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है और डिवाइड करने के बाद वो सेल का एक मास बना लेती है और उस मास को हम नाम देते हैं ट्यूमर। क्लियर? तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, आइए देख लेते हैं। Cancerous cells continue to divide forming masses of cells called
ट्यूमर्स। क्लियर? तो देखो ये कैंसर सेल है, अब ये कंटिन्यूसली डिवाइड करेगी और डिवाइड करने के बाद सेल का मास बना लेगी और इसी मास को हमने क्या नाम दिया है? ट्यूमर। तो स्टूडेंट ये कहलाता है ट्यूमर। अब ये जो ट्यूमर होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो दोनों के बारे में हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है, ये ट्यूमर बेसिकली दो टाइप के बॉडी के अंदर बनते हैं। फर्स्ट इज बेनाइन ट्यूमर। देखो बेनाइन ट्यूमर बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है और इवन बेनाइन ट्यूमर को हम कैंसर की कैटेगरी में भी नहीं रखते हैं। बॉडी के अंदर कोई गांठ बन जाती है, सिस्ट बन जाती है, वो एक्चुअली बेनाइन ट्यूमर होती है। इस तरह की जो सेल का अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, जो मास बन गया है, वो जिस जगह पे बना है उसी जगह तक सीमित रहेगा। यानी ये जो ट्यूमर बनते हैं ये उनकी ओरिजिनल लोकेशन तक कन्फाइंड रहते हैं, बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं होते हैं, स्लो ग्रोइंग होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करते हैं। इस तरह के ट्यूमर को बेसिकली सर्जरी से इजीली रिमूव किया जा सकता है, तो इसीलिए हम कहते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। तो अगर मैं बेनाइन ट्यूमर की बात करूं, सो दे रिमेन्स confined to original location and do not spread to other part ऑफ बॉडी के दूसरे पार्ट तक स्प्रेड नहीं होते हैं। दे आर स्लो ग्रोइंग एंड कॉज लिटिल डैमेज, कम डैमेज जो है ये बॉडी के अंदर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। अब जो सेकंड होते हैं ना स्टूडेंट, जिनको एक्चुअली हम कैंसर कहते हैं, वो होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। इन मैलिग्नेंट ट्यूमर को नियोप्लास्टिक ट्यूमर भी कहते हैं एंड ऑल्सो नोन एज नियोप्लास। क्लियर? तो सेकेंड टाइप के जो ट्यूमर होते हैं, जिनको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर और नियोप्लास्टिक ट्यूमर। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? इन ट्यूमर में जो सेल्स होती है बहुत रैपिडली ग्रो करती है, यानी उनका जो डिवीजन है इतना फास्ट होता है कि एक रात के अंदर ही, एक दिन के अंदर ही इन ट्यूमर्स के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सेल्स बहुत रैपिडली ग्रो करती है, रैपिडली डिवाइड करती है। उसके बाद ये सेल्स क्या करती हैं, जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं उन नॉर्मल टिश्यू के अंदर मूव करती है और वहां पे जाके उन नॉर्मल सेल्स के न्यूट्रिशन के साथ compete करती है, उनके न्यूट्रिशन को कंज्यूम करती है और नॉर्मल सेल्स को डैमेज करते हैं। और यही कारण है कैंसर के अंदर जो वाइटल ऑर्गन है वो सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। क्लियर? सो इसमें देखो क्या होता है, इन दिस सेल्स ग्रो रैपिडली, बहुत रैपिडली सेल्स जो हैं ग्रो करती हैं, इन्वेडिंग दूसरे नॉर्मल सेल्स के अंदर, नॉर्मल टिश्यू के अंदर इन्वेड करेंगी एंड डैमेजिंग नॉर्मल सेल्स और टिश्यू। किस तरीके से डैमेज करती हैं?
दे स्टार्व normal cells by competing for vital nutrients. क्लियर? तो नॉर्मल सेल्स के साथ भी वाइटल न्यूट्रिएंट के लिए क्या करती हैं? कंपटीशन करती हैं। देखो जो कैंसरस सेल होती है ना, बेसिकली वैसे तो एनारोबिक सेल्स होती हैं, लेकिन डिवीजन बहुत फास्ट कर रही हैं, तो जिसकी वजह से मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती हैं और इनको न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या करती हैं? ब्लड के थ्रू जितना भी न्यूट्रिशन आ रहा है वो खुद कंज्यूम कर लेती है और जो बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं वो सफ़र करती हैं। क्लियर? अब ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ना स्टूडेंट, इनके पास दो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इस डिजीज को लाइफ थ्रेटनिंग बना देती है। पहली प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस और दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये टीएफ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर। दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेटास्टेसिस, देखो मेटास्टेसिस क्या प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट? जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उनसे सेल डिटैच होती है और ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर मूव करती है। जहाँ कहीं भी उनको बॉडी में सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है वो वहीं पे एक नया ट्यूमर फॉर्म कर देती है। और यही कारण है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर एक भी सिंगल कैंसरस सेल बॉडी के अंदर बच जाए तो वो फिर से नए ट्यूमर्स की फॉर्मेशन बॉडी में कर देती है। क्लियर? तो बहुत डेंजरस प्रॉपर्टी है। मेटास्टेसिस क्या होती है? इट इज सेल्स slough from malignant tumors and reach to different side of body wherever they get lodged forms new tumors। तो जहां पर भी सुटेबल जगह मिली वहीं पे एक नया ट्यूमर फॉर्म कर देती हैं और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट TAF। देखो TAF क्या होता है? ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स। क्लियर? अब ये जो ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स होते हैं ये फैक्टर कैंसर सेल के द्वारा ही सिक्रीट किए जाते हैं। और कैंसर सेल इनको सिक्रीट क्यों करती है? क्योंकि देखो ये एक ट्यूमर है और यहां से सपोज कोई एक सिंगल सेल डिटैच हुई, स्लॉफ्ट हुई और ये बॉडी के दूसरी जगह पे गई और इसने जाके एक नया ट्यूमर फॉर्म कर लिया। ये तो क्या प्रॉपर्टी हुई? मेटास्टेसिस। अब ये जो नया ट्यूमर बना है इसके अंदर भी सेल एक्टिवली डिवाइड करेंगी तो इनको न्यूट्रिशन चाहिए, तो कैंसरस सेल्स TAF का सिक्रीशन करेगी और ये क्या करेंगे? इन ट्यूमर के अंदर नई ब्लड वेसल्स की सप्लाई करा देंगे और जितना ज्यादा ब्लड वेसल्स बनेंगी, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होंगी, उतना ही जल्दी एक नए ट्यूमर की ग्रोथ होती है। क्लियर?
तो ये फैक्टर्स क्या करते हैं, एक नए ट्यूमर में ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। TAFR secreted by cancerous cell and they forms new blood vessels towards न्यू ट्यूमर। और यही कारण है बॉडी में जो ट्यूमर है वो रैपिडली बनते रहते हैं। अब ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ना, इनकी एक खास बात होती है, इनमें होती है लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज क्या होती है, इनिशियल स्टेज, जब जो ट्यूमर है ग्रोथ तो स्लो करता है लेकिन सिम्टम नहीं दिखाई देंगे। और यही कारण है मोस्ट ऑफ द कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज पे पता चलते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें, बहुत कॉमन हो गया है। पहले ये 40s के बाद लेडीज में मिलता था, आजकल 20 से 30 की जो लेडीज हैं उनमें भी बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन इसका जो सिम्टम है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में सिम्टम्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। 4th स्टेज पे आके जब मेटास्टेसिस की कंडीशन हो जाती है तब इसमें पता चलता है। तो इसी की जो कैंसर की एक स्टेज होती है ना, लेटेंट स्टेज, ये भी एक बहुत खतरनाक स्टेज होती है स्टूडेंट। इसको भी हम देख लेते हैं। इसको एक थर्ड प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं लेटेंट स्टेज। अगर इनिशियल स्टेज में कोई सिम्टम किसी भी डिजीज का दिख जाए तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है, पर यहाँ पे तो लेटेंट स्टेज में यानी इनिशियल स्टेज पे कोई सिम्टम दिख ही नहीं रहा है, तो इसीलिए ट्रीटमेंट में डिले अक्सर हो जाता है। सो लेटेंट स्टेज क्या होती है, इनिशियली स्लो ग्रोइंग स्टेज with no symptoms। क्लियर? तो इनिशियली कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है। सो ये हमने थोड़ा सा कैंसर के बारे में इंट्रोडक्शन लिया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। जो कैंसर के टाइप्स हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कैंसर को, वो हम उस बेसिस पे करते हैं कि बॉडी का कौन सा टिश्यू कैंसर सेल में कन्वर्ट हुआ है या जो कौन सा ऑर्गन कैंसरस हो गया है। तो बेस्ड ऑन द टिश्यू इन्वॉल्व हम कैंसर को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। देखो कैंसर को जो हमने डिफरेंशिएट किया है वो बेसिकली हमने इस बेस पे किया है कि कौन सा टिश्यू किस जर्म लेयर से कौन सा टिश्यू बेसिकली मैलिग्नेंट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कैंसर को डिफरेंशिएट किया है। और इस बेस पे मेनली हम 3 कैटेगरी में कैंसर को डिवाइड करते हैं। पहले हमारे क्या होते हैं, कार्सिनोमास। तो फर्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ कैंसर बेस्ड ऑन द टिश्यू इन्वॉल्व्ड। क्लियर? इसमें फर्स्ट हमारे आते हैं कार्सिनोमास। देखो कार्सिनोमास जो कैंसर होते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। 85% जो बॉडी के अंदर कैंसर मिलते हैं वो कार्सिनोमास ही होते हैं। और ये वो कैंसर होते हैं जो एपिथेलियल
टिश्यू की मैलिग्नेंसी से होते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल्स भी वो जो बेसिकली एक्टोडर्म जर्म लेयर से डराइव होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो कार्सिनोमास 85% of all cancer, and it is malignant growth of epithelial, और एपिथेलियल में भी एक्टोडर्मल टिश्यू। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल में क्या आते हैं? ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेन कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर एंड पैनक्रियाटिक कैंसर। क्लियर? और भी बहुत से हो सकते हैं, मेन हमने लिखे हैं। जो सेकंड होते हैं दे आर सार्कोमास। देखो, सार्कोमास बेसिकली वो कैंसर होते हैं जब उन टिश्यू, उन सेल्स में मैलिग्नेंसी हो जो डराइव होते हैं प्रिमिटिव मेसोडर्म से। यानी मेसोडर्म से डराइव होने वाले सेल्स में जब मैलिग्नेंसी आती है तो उसको हम सार्कोमास कहते हैं। और इस तरह के कैंसर जो हैं वो नॉर्मली रेयर होते हैं, और बॉडी के ओवरऑल कैंसर में से 1% कैंसर ही सार्कोमास की कैटेगरी में आते हैं। सो दे आर रेयर, अबाउट 1% ऑफ ऑल कैंसर। क्लियर? It is malignancy in cells derived from primitive mesoderm। क्लियर? मेसोडर्म से डराइव होने वाली सेल्स की मैलिग्नेंसी होती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम स्टूडेंट। फर्स्ट इज मायोमा। इट इज कैंसर ऑफ मस्कुलर टिश्यू, यानी मसल्स में अगर कैंसर हो तो हम क्या कहेंगे? मायोमा। Osteoma, it is the cancer of bone. Then adipose carcinoma, यानी एडिपोज टिश्यू, फैटी टिश्यू के अंदर अगर कैंसर हो तो एडिपोज कार्सिनोमा, एंड कैंसर ऑफ लिम्फ नोड। अगर लिम्फ नोड, लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर कैंसर होता है स्टूडेंट, हम उसको नाम क्या देते हैं? वी कॉल्ड इट लिम्फोमा। क्लियर? तो ये सेकेंड टाइप था। थर्ड टाइप हम देख लेते हैं। थर्ड होते हैं स्टूडेंट
ल्यूकेमिया. Leukemia is commonly known as blood cancer. और ये मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है उन सेल्स की जो ब्लड में पाए जाते हैं. उसके अलावा जो ब्लड सेल्स को बनाने वाले प्रिकर्सर में भी अगर मैलिग्नेंसी पाई जाए उसको भी हम ल्यूकेमिया की कैटेगरी में रखते हैं. सो इट इज malignant growth of blood cells and their precursors. क्लियर. अब जो ब्लड सेल्स होती है स्टूडेंट, हमें पता है आरबीसीज नॉर्मली डिवाइड नहीं करती हैं. इनमें क्या है, जो एबनॉर्मल काउंट इंक्रीज होगा वो डब्ल्यूबीसीज का होगा. सो ल्यूकेमिया में जो नंबर बढ़ता है वो किनका बढ़ता है, डब्ल्यूबीसीज का. सो इट इज एबनॉर्मली इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसीज काउंट. क्लियर. उसके अलावा कुछ और भी कैंसर होते हैं. अदर टाइप्स ऑफ कैंसर जिसमें हम पढ़ते हैं ग्लायोमा. ग्लायोमा इज द कैंसर ऑफ ग्लायल सेल्स. ग्लायल सेल्स कौन सी होती है, जो न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएटेड होती है और माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करती है. उनमें अगर मैलिग्नेंसी हो तो हम क्या कहते हैं, ग्लायोमा. देन एडिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा. It is cancer of glands. अगर ग्लैंड्स के अंदर कैंसर मिले स्टूडेंट्स तो हम उसको क्या देते हैं, एडिनोमा. इस तरीके से और भी बहुत टाइप के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में हमने जो पढ़ा इट इज मोर देन इनफ. सो टाइप्स ऑफ कैंसर हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट कॉज ऑफ कैंसर, कि कैंसर होने के क्या कॉज हो सकते हैं. कॉज ऑफ कैंसर. देखो, कैंसर जो है वो कुछ एजेंट की वजह से होता है. कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर एक्सपोज्ड हो जाएं, सो ये नॉर्मल सेल्स को नियोप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. और इन कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम कहते हैं कार्सिनोजेंस. तो बेसिकली क्या होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज कार्सिनोजेंस. और ये कार्सिनोजेंस क्या करते हैं, ये एक नॉर्मल सेल्स को नियोप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगती है. दे ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल into नियोप्लास्टिक सेल. क्लियर. नियोप्लास्टिक सेल फिर ट्यूमर बनाएगी. अब ये जो कार्सिनोजेंस होते हैं इनको हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिजिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन
एंड बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट फिजिकल कार्सिनोजन। फिजिकल कार्सिनोजेंस। देखो फिजिकल कार्सिनोजेंस जो होते हैं, वैसे तो उसमें बहुत से फिजिकल एजेंट्स आ सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम पढ़ें तो जो बेसिकली रेडिएशंस होती है, चाहे वो आयनाइजिंग रेडिएशन हो, एक्स रेज, गामा रेज, चाहे वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हो जैसे कि यूवी रेज, तो ये क्या करती है, हमारे डीएनए के अंदर डैमेज करती है, डीएनए को हार्म करती है। और डीएनए जब हार्म होगा तो कोई ना कोई पर्टिकुलर जीन, वो जीन जो कैंसर से प्रिवेंट कर रहा है, या तो वो डैमेज हो सकता है, या वो जीन जो कैंसर कॉज कर सकता है लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म पे है, वो एक्टिव हो सकता है। तो दोनों ही केस हो सकते हैं। और डीएनए डैमेज होने से फिर क्या होगा, कैंसर कॉज हो सकता है। सो देखो क्या है, फिजिकल कार्सिनोजेंस में रेडिएशंस, और रेडिएशंस भी कैसी स्टूडेंट, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग दोनों रेडिएशंस हम देख लेते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन, लाइक एक्स-रेज एंड गामा रेज, while non-ionizing radiations like UV rays, दोनों क्या करती हैं, cause DNA damage and leads to neoplastic transformation। क्लियर? अब इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं जीन के इनएक्टिव होने का, म्यूटेशन होने का, बेसिकली चाहे कोई जीन इनएक्टिव हो और चाहे कोई जीन एक्टिव हो, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। सो देखो एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, P53 प्रोटीन। और इस प्रोटीन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल सेल साइकिल। बेसिकली सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन में इसका रोल होता है, हमें पता है। और ये प्रोटीन है तो इस प्रोटीन को बनाने वाला कोई जीन होगा। अब सपोज इस जीन में क्या हो, म्यूटेशन, म्यूटेशन अगर हो गई तो ये हमारी जो P53 प्रोटीन है ये नहीं बनेगी, और नहीं बनेगी तो सेल साइकिल को कंट्रोल नहीं करेगी। और अगर सेल साइकिल कंट्रोल नहीं होगी तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन। तो इसमें म्यूटेशन की वजह से इट कैन लीड टू नियोप्लाज्म, नियोप्लास्टिक सेल्स जो है वो फॉर्म हो सकती है। ये तो सेल म्यूटेशन में इनएक्टिवेशन का एग्जाम्पल है। आगे हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द फिजिकल कार्सिनोजेंस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, सेकेंड इज केमिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल कार्सिनोजेंस में क्या इन्वॉल्व होते हैं, यहां पे इन्वॉल्व होते हैं कुछ केमिकल, और ये जो केमिकल्स होते हैं ये पर्टिकुलर टाइप के कैंसर को
कॉज करते हैं। क्लियर? सो इसमें पहला हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक जो है, इसको केमिकली हम क्या कहते हैं? एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन। सो केमिकली क्या है स्टूडेंट? एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन। तो टोबैको स्मोक क्या करता है? लंग कैंसर एंड ओरल कैंसर। सो इट इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर एंड ओरल कैंसर, यानी जो मुंह का कैंसर है वो कॉज करते हैं। क्लियर? सेकंड, इसमें हमारे आते हैं सूट एंड कोल तार। देखो, जो पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्री से, चिमनी से जो पॉल्यूशन बाहर आ रहा है, उसमें एक फाइन पाउडर की फॉर्म पे पॉल्यूशन निकलता है और उसको हम कहते हैं सूट। और उसी तरीके से तारकोल से जो हमारा बेसिकली जो कार्बन के कंबशन से निकल रहा है कोल तार, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन एंड लंग कैंसर के लिए। सो दे कॉज स्किन एंड लंग कैंसर। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा केमिकल किस तरह का पर्टिकुलर कैंसर करता है, इससे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड होते हैं स्टूडेंट मस्टर्ड गैस, निकल एंड chromium compounds. They all cause lung cancer. ये सभी क्या करते हैं? लंग कैंसर को कॉज करते हैं। देन विनाइल क्लोराइड and aflatoxins, they cause liver cancer. Diethyl still बेस्ट्रॉल, ये कंपाउंड स्टूडेंट आर्टिफिशियली जो है मिल्क में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी काउ बफेलो में इंट्रोड्यूस किया जाता है इंजेक्शन की फॉर्म पे, एंड इट कॉज वजाइनल कैंसर। क्लियर? कैडमियम ऑक्साइड, it cause prostate cancer in male। क्लियर? तो ये कुछ कॉमन केमिकल्स थे जो पर्टिकुलर टाइप के कैंसर कॉज करते हैं। किस तरीके से करते हैं? बेसिकली ये तो आपसे कोई नहीं पूछता, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा केमिकल किस तरह का कैंसर कॉज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। सो थर्ड कैटेगरी हमारी होती है स्टूडेंट बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। देखो, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस के कैटेगरी में हम दो चीजों को इन्वॉल्व करते हैं।
एक तो हमारे क्या होते हैं, कुछ वायरसेस, वो वायरस जिनको हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। ऑन्को यानी कैंसर, जेनिक यानी फॉर्मेशन, यानी कैंसर को फॉर्म करने वाले वायरस। ये ऑन्कोजेनिक नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इन वायरस के पास एक जीन होता है जिसको वायरल ऑन्कोजीन के नाम से जानते हैं। ये जीन क्या करता है, वायरस के थ्रू ये होस्ट के नॉर्मल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। अब जीन इंट्रोड्यूस हुआ है तो अपना एक्सप्रेशन भी करेगा, क्योंकि ये जीन ही कैंसर कॉजिंग जीन है। तो ये एक्सप्रेशन करता है और नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कैंसरस सेल में। सो देखो क्या है, सर्टेन वायरस हैव वायरल, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं वी ऑन्कोजीन। दे फॉर्म न्यूप्लास्टिक सेल्स, नॉर्मल सेल्स को न्यूप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सच viruses are called oncogenic वायरस। ऐसे वायरस को क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट ऑन्कोजेनिक वायरस के, जो कॉमनली हमें पता होते हैं पर वो कैंसर कॉज कर देते हैं, ये शायद हमें नहीं पता होता। हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस, ये ऐसा वायरस है जो लीवर को अफेक्ट करता है एंड इट कैन कॉज लीवर कैंसर। हेपेटाइटिस बी और सी जो वायरस होते हैं ये लीवर कैंसर कॉज कर सकते हैं। एंड हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, जिसको शॉर्ट में हम HSV कहते हैं, इट कैन कॉज सर्विक्स कैंसर। क्लियर। अब पहले तो हम बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमने डिस्कस किए वायरस, उसके अलावा स्टूडेंट हमारी खुद के सेल में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो सेलुलर ऑन्कोजीन्स, जिनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं, यानी वो जीन कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं लेकिन उनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहा है। प्रोटो का मतलब इनएक्टिवेटेड, तो वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसी भी कारण की वजह से, किसी भी ऐसे केमिकल, ऐसे रेडिएशन की वजह से जो बॉडी में एक्सपोज हुआ और ये जीन एक्टिवेट हो गए तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन में और वहीं पे न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर। सो देखो क्या है, सेवरल ये देखिए स्टूडेंट, सेवरल सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, इनको सी ऑन्क भी कहते हैं एंड ऑल्सो सेड टू बी द प्रोटो ऑन्कोजीन्स। दे आर प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स में इस तरह के जीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड एक्टिवेशन ऑफ such genes can leads to
नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? देखो, पहले कैंसर बहुत कॉमन नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है। मे बी जो हम प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं, जो हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, जो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरह के केमिकल यूज कर रहे हैं, वो बॉडी में बहुत ज़्यादा लेवल पे एक्सपोज हो रहे हैं और इस तरह के जीन्स को जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म पे हमारी बॉडी में है उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। और जैसे ही ये जीन एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा? अनकंट्रोल डिवीजन, और अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से कैंसर। क्लियर? तो 3 तरह के एजेंट हमने पढ़े, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब देखते हैं स्टूडेंट कि इन केस अगर कैंसर हो गया है तो उसको डायग्नोस एंड डिटेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोस। देखो स्टूडेंट, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात कर रहे हैं। बेनाइन ट्यूमर इज जनरली कैंसर नहीं होता है, तो हम यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात कर रहे हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमें पता है कि एक स्टेज होती है ना, लेटेंट स्टेज, इनिशियल स्टेज और बिना किसी सिम्टम के। तो जनरली अगर एक्यूरेट इनिशियल स्टेज पे डिटेक्ट किया जा सके तो कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। बहुत से पेशेंट रिकवर कर भी चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लास्ट स्टेज पे इसको डायग्नोस किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम उसी डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो डायग्नोसिस में देखो फर्स्ट क्या होता है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। क्लियर? देखो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल यानी कि पैथोलॉजी में, लैब में टिश्यू की स्टडी। हम कई बार आपने सुना होगा कि किसी पेशेंट की बॉडी में, कई बार अब तो नॉर्मली रिलेटिव्स में भी केसेस देखने को मिलते हैं कि कोई गांठ हो गई है और उसका एक पार्ट जो है वो बायोप्सी के लिए गया है, टेस्ट के लिए गया है। तो बेसिकली वो करते क्या है, इसमें जो टिश्यू होता है, सस्पेक्टेड टिश्यू, उसको छोटी छोटी थिन स्लाइस में कट कर दिया जाता है और फिर उसको स्टेन कर देंगे। स्टेन का पर्पस क्या है? कलरफुल इमेज ज़्यादा अच्छी विजिबल होती है और फिर उसके बाद इसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है। नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल सेल्स का जो 3D इमेज है वो अलग होती है, कैंसरस सेल की अलग होती है। तो इसलिए हम ये बायोप्सी टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, थिन स्लाइस of suspected tissue are cut। तो जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू है उसको लेंगे और उसको थिन स्लाइस में कट कर लेंगे। अब उसको क्या करेंगे, स्टेन्ड एंड देन एग्जामिन्ड अंडर microscope। Clear? So first test is biopsy, then second हमारा होता है CT स्कैन। CT की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। देखो इन टेक्निक के बारे में
या जो डायग्नोस टेस्ट है इसके बारे में किस तरीके से करते हैं, ये तो आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सो सीटी स्कैन में हम क्या करते हैं, एक्स रेज को यूज करते हैं और फिर ये एक्स रेज बॉडी के अंदर इनको एक्सपोज करेंगे तो ये इंटरनल ऑर्गन की जो 3 डायमेंशनल इमेज है उसको फॉर्म करती है। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नॉर्मल सेल्स की या नॉर्मल टिश्यू ऑर्गन की जो इमेज होती है वो डिफरेंट होती है और जिस पार्ट में कैंसर होता है उसकी इमेज डिफरेंट होती है। तो इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सीटी स्कैन में देखो क्या होता है, इन दिस एक्स-रेज आर यूज्ड they forms 3-dimensional images of internal organs. Clear? Then third is MRI. MRI की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सबसे ज्यादा एडवांस टेक्निक आज के टाइम पे कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई होती है। इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया जाता है, साथ साथ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को यूज करते हैं, जिससे जो कैंसरस टिश्यू है उसकी एक्यूरेट लोकेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं ना सबसे एडवांस क्या है, एमआरआई। तो एमआरआई में क्या करते हैं स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक field and non-ionizing radiations are used to accurately detect कैंसरस टिश्यू। क्लियर? नेक्स्ट हम कुछ एंटीबॉडीज को भी यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए। अगर कैंसर कॉजिंग एजेंट है और कैंसर कॉजिंग एजेंट के लिए हम एंटीबॉडीज बना के चेक कर सकते हैं। अगर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो रही है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर कॉजिंग एजेंट। एंटीबॉडीज में बेसिकली एक एग्जाम्पल अगर हम ले, देखो स्टूडेंट एग्जाम्पल क्या है, हर्सेप्टिन एंटीबॉडीज। जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं उनके पास भी एंटीजन होंगे, तो ये एंटीबॉडीज जाके क्या कर जाती हैं, बाइंड कर जाती है और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन शो होने लगती है। हर्सेप्टिन एंटीबॉडीज बेसिकली हम यूज करते हैं, दे आर यूज टू डिटेक्ट ब्रेस्ट एंड स्टमक और गैस्ट्रिक कैंसर। क्लियर? Then blood and bone marrow
टेस्ट। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट हम कहाँ कराते हैं? फॉर अगर डाउटफुल होता है ल्यूकेमिया का कि ब्लड कैंसर की पॉसिबिलिटी है, तो उस केस में ब्लड का जो सेल काउंट है वो हम ब्लड टेस्ट के थ्रू करते हैं, एंड इट इज बेसिकली फॉर एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट इन द WBC's काउंट। सो इट इज फॉर ल्यूकेमिया to detect abnormal WBC's count। क्लियर? एक होती है स्टूडेंट टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो, टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो एक वास्ट टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो कैंसर ससेप्टेबल जीन होता है, यानी ऐसा जीन जिनमें हमें डाउट होता है या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कैंसर कॉजिंग हो, तो उसको डिटेक्ट किया जाता है। क्लियर? सो टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कैंसर ससेप्टेबल जीन को डिटेक्ट करते हैं। कैंसर ससेप्टेबल जीन्स आर डिटेक्टेड। क्लियर? तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं कैंसर के लिए। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट कि क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और जैसा हमने कहा, इनिशियल स्टेज पे अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन लास्ट स्टेज पे पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर भी हम देख लेते हैं कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। सो ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट होता है स्टूडेंट थ्रू द सर्जरी। देखो, सर्जरी में क्या है, जो भी टिश्यू सस्पेक्टेड है जिसमें पॉसिबिलिटी है कैंसर होने की, तो सर्जिकली उसको क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट। सेकेंड क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी। सेकेंड इज रेडिएशन थेरेपी। देखो, रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं, जो कैंसरस टिश्यू होते हैं उनको बॉडी से डायरेक्टली तो कट नहीं किया जाता, उसमें क्या है, लीथल रेडिएशंस उसके ऊपर एक्सपोज की जाती है ताकि वो जो सेल्स हैं वो किल हो जाए। लेकिन इस कंडीशन में या इस ट्रीटमेंट में हम ध्यान रखते हैं जो आसपास के सराउंडिंग जो टिश्यू हैं, जो ट्यूमर सेल्स को सराउंड करके रखते हैं, उनका बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। तो बेसिकली इस ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, रेडिएशन फॉल करते हैं, लीथल रेडिएशन, जिससे कैंसर सेल्स को किल किया जाता है। सो हियर ट्यूमर सेल्स आर irradiated lethally by exposure of harmful radiation by taking care of normal cells surrounding tumor।
क्लियर। थर्ड जो हम ट्रीटमेंट करते हैं दैट इज कीमोथेरेपी। देखो कीमोथेरेपी में हम कुछ केमिकल यूज करते हैं जिनको कीमोथेरापेटिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं, और इनमें दो ड्रग्स कॉमन होते हैं, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। तो यहां पे हम क्या करते हैं, कीमोथेरापेटिक ड्रग्स आर यूज्ड। क्लियर। अब ये जो ड्रग्स होते हैं स्टूडेंट, इन ड्रग्स में बेसिकली दो हम यूज करते हैं, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। और ये दोनों ही ड्रग्स जो हैं, इनका जो सोर्स होता है वो एक प्लांट होता है, और उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, कैथेरेंथस रोजियस, और दूसरा नाम क्या है, विनका रोजिया। कैथेरेंथस रोजियस और दूसरा नाम क्या है, विनका रोजिया। और स्टूडेंट कॉमन लैंग्वेज में हम इस प्लांट को कहते हैं सदाबहार प्लांट। सदाबहार का पेड़ नॉर्मली हमारे घरों के आसपास भी देखने को मिल जाता है, पेरीविंकल प्लांट भी कहते हैं। तो इससे हमें ये दो ड्रग्स मिलते हैं, और ये दोनों ड्रग्स क्या होते हैं, दे आर माइटोटिक इनहिबिटर्स, यानी कि ये माइटोटिक ग्रोथ को, माइटोटिक डिवीजन को रोकते हैं। एंड मेनली दे आर यूज्ड फॉर ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के लिए इनको यूज किया जाता है। क्लियर। उसी तरीके से एक और माइटोटिक इनहिबिटर होता है स्टूडेंट, जिसको हम टैक्सोल कहते हैं। टैक्सोल भी माइटोटिक इनहिबिटर होता है, इसको भी कैंसर के केस में यूज किया जाता है। सो फर्स्ट सर्जरी, देन रेडिएशन थेरेपी, देन कीमोथेरेपी। एक होता है स्टूडेंट इम्यूनोथेरेपी। फोर्थ इज इम्यूनोथेरेपी। देखो कोई भी डिजीज है, किसी भी डिजीज को ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर करना है तो इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना चाहिए। हम पढ़ चुके हैं हमारे इम्यून सिस्टम में जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट वर्क करती है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके भी हम कैंसरस सेल्स को किल कर सकते हैं। इसमें हम एक और चीज यूज करते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स। अल्फा इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं कैंसरस सेल से फाइट करने के लिए। इन दिस अल्फा इंटरफेरॉन्स which are biological response modifier are used to stimulate or enhance immune system to work against
ट्यूमर्स और कैंसर। क्लियर? तो ये अभी तक हमारे पास स्टेटमेंट अवेलेबल है। और स्टूडेंट, हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जिस पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं, सब आप लोगों को कवर कराया गया है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इतना पार्ट अच्छे से कवर करते हैं तो आप नीट में इस टॉपिक से आने वाले सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।